नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई न कोई नया विषय लेकर आता हूँ। आप उत्साह बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारे मन में भी रहता है कि कोई न कोई ऐसा विषय जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो, जिसका संबंध आपके मधुमेह से हो, क्यों ना उसके बारे में चर्चा की जाए। एक ऐसा ही विषय है मित्रों कि सुबह सुबह हमें उसकी याद आती है पर वो आती नहीं। ये गाना था, आपने भी बॉलीवुड का ये गाना सुना होगा, आती नहीं आती नहीं। मैं बात कर रहा हूँ सुबह की जो हमारी नित्य क्रिया है, मल त्याग के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कब्ज के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो कि हमारे मधुमेह के मरीजों को भी आए दिन परेशान करता है। 100 में से 30-40 मधुमेह के मरीज ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं इस तरह की समस्या उन्हें सुबह के समय झेलनी पड़ती है, परेशानी होती है और वो इससे बहुत पीड़ित रहते हैं। कल ही एक मैडम आई थी, पिछले 1 हफ्ते से आ रही हैं। उनका कैटरिंग का धंधा है, तो वो शाम को, रात को लेट नाइट भोजन ले पाती हैं और बिस्तर पे जाने में लगभग 1 बज जाता है रात का। ऐसा बहुत लोगों की जीवन शैली में है, मधुमेह है। पर सबसे बड़ी समस्या बहुत घबराहट, बेचैनी, अनमनापन, चिड़चिड़ापन। बहुत विश्लेषण किया, इधर उधर की बातें हुई, बहुत परीक्षण करने के बाद भी बातें समझ में नहीं आ रही थी, पर अल्टीमेटली थोड़ी उनके कहीं ना कहीं झिझक थी। फिर बात आ गई कि हाँ, हमें जो मल त्याग है वो बराबर नहीं हो रहा। हफ्ते में मुश्किल से 3 बार ही जाना पड़ता है, बहुत सूखा मल आता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। कई बार ज़्यादा जोर लगाने पे रक्त का रिसाव भी होने लगता है। तो मित्रों, ये मामला कॉन्स्टिपेशन का है। विवेचना करने पे देखा कि शुगर 250-300 थी, तो शुगर ठीक किया गया। तो एक हफ्ते में जो कि नॉर्मल आ गई, 120-80 के करीब शुगर आ गई। तो शुगर नॉर्मल हो गई और फिर उनको सलाह दी गई कि आप अपने जीवन में ये टेंशन, तनाव दूर करें और अपनी जीवनचर्या को नियमित बनाएं। खाने में फल फूल सब्जियां बढ़ाएं और सोने का टाइम नियत करें, जो 1-2 बजे, 2:30 बजे सोना, ये बिल्कुल भी बताया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उनका भी क्रेडिट है कि उन्होंने वो बात पूरी मानी। हफ्ते भर बाद जब उनका आना हुआ तो अब काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। कब्ज़ तो दूर हो ही गई थी और बेचारों की भी कब्ज़ दूर हो गई, कोई टेंशन तनाव नहीं, चेहरा चमकता हुआ। तो ये जो विषय है कब्ज़, मधुमेह में कब्ज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका निदान होना चाहिए। क्या कारण है कि मधुमेह के मरीजों को कब्ज़ हो जाती है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो शुगर नियंत्रित ना होना ही है। लंबे समय तक जब आपकी शुगर नियंत्रित नहीं होती तो आपके पेट की नसों में, आपकी अतड़ियों की नसों में प्रभाव आता है। न्यूरोपैथी का एक भाग है जिसको ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन कहते हैं। तो इसमें इन नसों में प्रभाव आता है, तो जब इनको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, जब इनको असर दिखाना चाहिए और अतड़ियों में ही दौरा आना चाहिए दबाव का, तो वो दौरा नहीं आता। अतड़ियों में दौरा नहीं आता तो मल एक तरफ रुक के रह जाता है और धीरे धीरे आपको कब्ज की शिकायत होने लगती है। तो सबसे पहला इलाज इन मधुमेह मरीजों का है कि हम शुगर नियंत्रित करें, नियमित व्यायाम करें, भोजन ऐसा जिसमें हम फाइबर बढ़ाएं, रेशेदार चीज़ें बढ़ाएं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम हमेशा कहते हैं, पर कहने का मतलब ये है कि वही बात मैं आपको अलग अलग स्थितियों में, परिस्थितियों में बताता हूँ। तो लक्ष्य यही रहता है कि आपके मन में ये बात गहरी कर जाए कि मधुमेह है तो नियमित सुबह उठें, व्यायाम करें, संयमित भोजन लें, रेशेदार चीज़ें बढ़ाएं, साबुत अनाज का ज़्यादा सेवन करें और इस तरह की चीज़ें जो गरिष्ठ पदार्थ हैं उनकी मात्रा कम करें। और व्यायाम करने के साथ साथ फिर मन का व्यायाम ये होना चाहिए कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, मन अच्छा रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए, शारीरिक कब्ज भी ना हो और मानसिक कब्ज भी ना हो। फिर देखिए, विचार भी बहुत अच्छे प्रस्फुटित होंगे और नई नई चीज़ें आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएंगी। तो ऐसा कब होना चाहिए कि अपने को पता चले कि हमें कब्ज हो गई है? ऐसे क्या लक्षण हैं? देखिए, क्या होता है कि एक सामान्य इंसान को टॉयलेट जो है दिन में 3 बार या हफ्ते में 3 बार, ये दोनों के बीच की परिस्थिति को डॉक्टर्स नॉर्मल मानते हैं। पर कभी कभार क्या होता है कि हफ्ते में 3 बार भी आप मल त्याग के लिए नहीं जा पा रहे हैं, और जब भी मल त्याग की बात आती है बहुत जोर लगाना पड़ता है, सूखा मल आ रहा है, कई बार उसमें रक्त भी आने लगता है।
और कई बार आपको किसी की मदद लेनी पड़ती है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, कई बार मैन्युअली भी आपको मल निकालना पड़ता है। ये जो परिस्थिति है मित्रों, ये अलार्मिंग परिस्थिति है। इसके साथ साथ अगर आपका वजन कम होने लग जाए, 5 किलो से अधिक वजन कम हो रहा है, मल त्याग नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन है, पेट भरा भरा लग रहा है, पेट फूला फूला लग रहा है, उसके साथ साथ मल के रास्ते खून भी आ रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आपको ये कब्ज है और ये बड़ी बात भी हो सकती है। इसीलिए इस समय आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देख, होता है ना कि मधुमेह के बारे में सलाह आपको सोशल मीडिया पे गाहे बगाहे मिलती ही रहती है। डॉक्टर छोड़ के आप सभी की सलाह मान लेते हैं। वैसे ही कब्ज के मामले में भी है। नाना प्रकार के एड्स आते हैं, नाना प्रकार के विज्ञापन आते हैं, तरह तरह के आपके बॉलीवुड के सितारे भी उन विज्ञापनों में आते हैं और वो दावे करते हैं कि ये दवा लीजिए और मल त्याग बहुत अच्छे से हो जाएगा। पर मेरा आपको सलाह है कि हमें सबसे पहले विवेचना करने की जरूरत है। कब्ज तो एक लक्षण है, लक्षण बीमारी नहीं होती। बीमारी, मुख्य बीमारी की विवेचना होनी चाहिए। अगर आपको मधुमेह है तो मधुमेह की विवेचना होनी चाहिए, मधुमेह नियंत्रित करना होगा। फिर आप कब्ज पे आएंगे तो कब्ज में जो फायदा होगा वो आपका दीर्घकालिक फायदा होगा और किसी अन्य प्रकार की छुपी हुई बीमारी का अंदेशा नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है कि आप एड्स देख लेते हैं, प्रचार प्रसार देख लेते हैं और उस पर आप बह जाते हैं और उनको सही मानकर आप उनका अपना इलाज करने लगते हैं। तो जब भी आपको कब्ज हो तो कब्ज होने के तरीके भी मैंने आपको बताए हैं कि कब्ज माने कि कब्ज है आपको। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप अपने मधुमेह रोग विशेषज्ञ से मिले, हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिले। वो ट्रेन डॉक्टर हैं आपकी मधुमेह संबंधित बीमारियों के लिए। तो वो सही विवेचना करेंगे, कारण देखेंगे और फिर उसका निदान करेंगे। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो बोलेंगे कि हम इस प्रकार की दवा लेते हैं, ये लेते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो कब्ज में फ़ायदा हो सकता है? तो सबसे पहले कब्ज का इलाज होना चाहिए पेशेंट एजुकेशन से। पेशेंट एजुकेशन का मतलब है कि आपको वो चीज़ें जो आप जिसमें गलतियां कर रहे हैं उनसे आपको अपनी दूरी बनानी होगी। कौन कौन सी बातें हैं? एक, टेंशन तनाव पूरी तरह से खत्म करें। भागा दौड़ी की जिंदगी में, आपाधापी की जिंदगी में आपको मल त्याग के लिए भी बिल्कुल नियत निश्चित समय देना चाहिए। जल्दबाजी में ये काम नहीं होने चाहिए कि आप मल त्याग के दौरान भी, मैं बहुतों को देखता हूं कि मोबाइल में कॉल्स लेते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं। नहीं, यह भी एक तरह की साधना है, इसको भी पूरा समय दीजिए। कुछ लोग जो इंडियन टॉयलेट्स का प्रयोग करते हैं वहां तो बहुत स्थिति अच्छी होती है, पर कई बार इंग्लिश टॉयलेट के प्रयोग करने में आप उतना जोर नहीं लगा पाते। तो ऐसी स्थिति में आप एक सपोर्टिव, आजकल स्टूल्स आते हैं, तो इंग्लिश टॉयलेट के सामने आप वो स्टूल्स भी लगा सकते हैं। बहुत से शोध आए हैं जो ये कहते हैं कि अतड़ियों का और मल ले जाने वाली क्रियाओं के दौरान जो आपकी अतड़ियां हैं उनका जो सिधाई है, कई बार वो भी आपकी हेल्प करती है कि आप मल त्याग अच्छे से कर पाते हैं। तो इन तरह चीज़ों का प्रयोग करें। उसके साथ साथ पानी का भरपूर प्रयोग होना चाहिए। नींद 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए। खाने में अनाज जो है वो साबुत नहीं होना चाहिए, वो फाइबर वाला होना चाहिए। गेहूं की खली भी कम करिए, खली बढ़ाइए। आप ये सब गोल भी ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे और उसके साथ साथ टेंशन तनाव रहित जीवन करेंगे और भोजन, कुछ लोगों को जिनको मल त्याग की समस्या है, भोजन के बाद भी वो प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि भोजन जब हम करते हैं, जब ये अतड़ियों में खाना आता है तो हमारा जो कोलिक रिफ्लेक्स है वो स्टिमुलेट हो जाता है और अतड़ियों की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, तो मल त्याग करने में आसानी होती है। जल्दबाजी में कभी भी यह क्रिया ना करें। इसके लिए भी एक नियत समय रखें और इस क्रिया के दौरान ये एक तरह की तपस्या भी मैं कह सकता हूँ, मेडिटेशन भी कह सकता हूँ, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। बहुत से लोग मोबाइल्स में बिजी हैं, बहुत से लोग नाना प्रकार की चिंता में बिजी हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये जो मल त्याग करने की एक प्रक्रिया है, पुराने ज़माने में लोग बाहर जाया करते थे, घर पे टॉयलेट्स नहीं थे, अच्छी बात है। आज सबके घरों में टॉयलेट्स हैं, मैक्सिमम लोग बाहर नहीं जाते। पर उसकी भी बात थी कि वो एक कहने का मतलब है कि एक प्रयोजन होता था, एक कार्य होता था और उसको करने के तरीके थे, उसके लिए समय था। पर आजकल बिल्कुल विपरीत है, इसके लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। हमें लगता है कि मल त्याग के दौरान भी हमारे बहुत सारे काम हो जाने चाहिए। तो मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है, इस समय इस क्रिया को भी महत्व दीजिए और बिल्कुल शांति से, एक तरह का एक ध्यान ही है और कोई अन्य कार्य में अपना दिमाग ना लगाएं। फिर दूसरी बात आती है कि डाइट। तो डाइट में मैंने कहा आपको फाइबर वाली चीज़ें बढ़ाइए और साबुत अनाज वाली चीज़ें बढ़ाइए।
जो महीन पीसे हुए अनाज हैं, ऐसी चीज़ें कम लीजिए, पानी बढ़ाइए, इन सब चीज़ों का करते हैं, हरी सब्जी बढ़ाइए, तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो आपको किसी भी प्रकार की दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर बात आती है मधुमेह की। खाली पेट शुगर 100 रखें, भरे पेट 180 के अंदर रखें और 3 महीने का एवरेज 7% रखें। मधुमेह की क्या कुछ दवाइयाँ जिससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। प्राय मधुमेह की दवाइयों से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, पर अगर आपको डिसऑटोनोमिया हो जाए, डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो जाए, उस समय आपको पेट भरा भरा लगने लगता है, उल्टी जैसा लगने लगता है और आगे चल के कब्ज भी आपको होने लगती है। तो डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी को भी रोकने का सबसे सरल और अच्छा तरीका मधुमेह नियंत्रण है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बाकी सब चीज़ों पर डॉक्टर को ध्यान देने दीजिए। नींद सुनिश्चित करिए 6 से 8 घंटे की हो। नियमित व्यायाम करिए। आपको लगभग 150 मिनट का व्यायाम हफ्ते भर में करना है। दिन में कम से कम 35 से 40 मिनट का व्यायाम होना चाहिए। इन सब चीज़ों का समावेश आपको अपने जीवन में करना होगा, तभी कहीं जाकर आपको ये कब्ज वाली समस्या दूर होने लग जाएगी। अब कब्ज की समस्या है, सब कुछ कर लिया, आराम नहीं मिल रहा, तकलीफ तो है, तो सबसे पहले आप उन सेलिब्रिटीज को टीवी पे, पेपर पे, सोशल मीडिया में मत देखिए जो किसी न किसी व्यावसायिक संस्था का प्रचार कर रहे हैं। ये एक भ्रामक बात है। जैसे बुखार का इलाज केवल पैरास्टामोल की गोली नहीं है। बुखार का इलाज हमें विवेचना करनी पड़ती है कि बुखार इन्फेक्शन के कारण है, बुखार किसी और रोग प्रतिरोधक क्षमता की बीमारी के कारण है, बुखार कैंसर के कारण भी हो सकता है, बुखार के बहुत से लक्षण हो सकते हैं, तो उसकी पूरी विवेचना होनी चाहिए। तो फिर कब्ज को हम इतना हल्के से कैसे ले सकते हैं? कब्ज की भी विवेचना जरूरी है। कहीं मान लीजिए आपको अतड़ियों का कैंसर है या आपको कोई और तकलीफ है, टट्टी के रास्ते आपको मवाद आ रहा है या कोई और समस्या है, एनल फिशर है, आपको बवासीर है या आपको मधुमेह है, डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है, गैस्ट्रोपेरेसिस है, तो क्या इस तरह की दवा खाना जायज होगा? यह प्रश्न मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं, इसका उत्तर आपको देना होगा। बातें समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। फिर आपके डॉक्टर आपको देख सकते हैं। कई बार जब हम नियमित व्यायाम, संयमित भोजन, शुगर अच्छा कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जब शुगर बढ़ा हुआ रहता है तो अतड़ियां धीमी होने लगती हैं। मैंने कहा ना, और एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डिसफंक्शन के कारण, दूसरा शुगर हाई होने के कारण भी अतड़ियां धीमी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। धीमी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो कब्ज होने लगता है। उसके विपरीत अगर शक्कर कम हो जाए तो अतड़ियों का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लगता है। इसलिए हमें शुगर नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। तो शुगर नियंत्रित करेंगे तो आधी कब्ज तो वहीं ठीक हो जाएगी। फिर आपके डॉक्टर आपको खाने पीने में अंतर बताएंगे, पेशेंट एजुकेशन वाली बातें बताएंगे, आप जीवन में प्राथमिकता देंगे इस क्रिया को। फिर देखिए बहुत से लोगों को वहीं पे आराम मिल जाएगा। फिर कुछ लोगों को हम कहते हैं कि ईसबगोल की भूसी लीजिए। ईसबगोल एक प्राकृतिक चीज है, कोई दवा नहीं है, उसमें किसी भी विषय की या खास ऐसा किसी भी कैटेगरी में नहीं आता वो, पर वो एक अच्छा है। आप हरी सब्जियां सलाद में भी वो आनंद ले सकते हैं जो आपको ईसबगोल में मिलेगा। इसके साथ साथ फिर इस कब्ज के लिए बहुत सारी दवाइयां आती हैं। कुछ दवाइयां ऐसी आती हैं जो सर्फेक्टेंट्स होती हैं, जो टॉयलेट आपकी जो मल को नरम बनाती हैं, जिससे उसे निकलने में आसानी होती है। कुछ ऐसे आते हैं कि मल में पानी की मात्रा बढ़ाती हैं, जिसको ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो अतड़ियों में स्टिमुलेशन करते हैं, अतड़ियों के अंदरूनी भाग को इरिटेट करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, जिससे खूब सारा पानी आ जाता है और उनको स्टिमुलेंट्स कहते हैं। तो ये जितने भी प्रकार के जो स्टिमुलेंट्स हैं, ये प्रायः ज़्यादा प्रचार में देखे जाते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये स्टिमुलेंट्स हम सबसे आखिरी में लिखते हैं। प्रचार के सहारे आप जाते हैं तो स्टिमुलेंट सबसे पहले ले लेते हैं। तो बहुत से स्टूल सॉफ्टनर, लैक्सेटिव से ही आपका काम हो जाता है। विकृति बढ़ने पे और बहुत सारी अच्छी नई नई दवाइयाँ आ गई हैं। उन दवाइयों का सही मात्रा में सेवन करने के लिए भी आपको एक विशेषज्ञ की सलाह लगेगी। इसलिए कभी भी अगर ऐसा हो कि याद आती है पर आती नहीं, यह स्थिति बन रही हो, तो आप अपने मधुमेह रोग विशेषज्ञ से मिलें। मधुमेह नियंत्रित करिए, खाने पीने का, आहार का परिवर्तन उनसे सीखिए, और फिर भी अगर समस्या बनी रहती है तो वो आपको दवा देंगे। उनकी सलाह में रहिए, भ्रामक बातों के प्रचार में मत पड़िए, क्योंकि कब्ज भी एक बड़ी बीमारी का लक्षण हो सकता है। इसको हल्के से नहीं लेना है। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।